फिजिक्स की क्लास छूटी नहीं है अभी? सर छूट गई है। गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। बच्चा चलो भैया 12 लोग हो गए, हम लोग शुरू करते हैं, बाकी लोग फिर आते रहेंगे। तो हम लोगों ने बच्चा सिलिकेट स्टार्ट किया था। सिलिकेट के लिए हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग रिपीटिंग यूनिट देख रहे थे, तो हम लोगों ने बोला कि सिलिकेट की रिपीटिंग यूनिट है SiO4-4। सर आपने इतना करवा दिया है ना, आप शुरू कर रहे हैं। एक बार इतना करवा दिया, फिर शुरू कर रहे हैं। सर आज आप कार्बन बताने को बोले थे। हाँ बेटा, तो कार्बन फैमिली में कार्बन के कंपाउंड बताना था। यस सर। तो सिलिकेट बता देंगे, सिलिकॉन बता देंगे और सिलिका SiO2। यस सर। तो उसमें पहला कंपाउंड हम लोग बता रहे हैं सिलिकेट। तो ये SiO4-4 है। इसे बेटा हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लाइन डायग्राम यहां आपको दिख रहा है कि हमने Si ले लिया, इससे 4 ऑक्सीजन जुड़ा है, चारों ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। और इसी का एक 3D स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से बना देते हैं। जो 3 ऑक्सीजन नीचे हैं वो ये तीनों ऑक्सीजन हो जाते हैं। तीनों ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। जो बीच में सिलिकॉन है वो डॉट पॉइंट हो जाता है, डॉट सिलिकॉन। और फिर सिलिकॉन के पीछे जो ऑक्सीजन है यह सर्किल है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। फिर ये बात हुई थी कि जैसे हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, वैसे सिलिकेट कोई एक कंपाउंड नहीं है, यह ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। तो जब ग्रुप ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं तो हम फिर प्रश्न उठता है कि सिलिकेट कितने तरह के कंपाउंड्स हैं इसमें। तो हमने कहा इसमें 6 तरह के सिलिकेट्स होते हैं और कलेक्टिवली इन सबको हम लोग सिलिकेट ही बोलते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया टाइप ऑफ सिलिकेट। पहला सिलिकेट है आर्थोसिलिकेट, दूसरा है पायरोसिलिकेट, तीसरा है साइक्लिक सिलिकेट, चौथा है चेन सिलिकेट, पांचवा है 2D सिलिकेट और छठा है 3D सिलिकेट। इतने तरह के सिलिकेट होते हैं। इसे याद अगर रखना है तो उसके लिए हम लोग ये न्यूमोनिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। न्यूमोनिक्स क्या है? अरे पारो के साइकिल की चेन 2T।
अरे पारो के साइकिल की चेन टूटी। अरे आर्थोसिलिकेट, पारो के पायरोसिलिकेट, साइकिल की साइक्लिक सिलिकेट, चेन सिलिकेट, टू डायमेंशनल सिलिकेट एंड टी 3 डायमेंशनल सिलिकेट। अरे पारो के साइकिल की चेन टूटी। अब जब हम लोग आगे आए तो हम लोगों ने कहा कि अगर हम आर्थोसिलिकेट की बात करें तो आर्थोसिलिकेट सबसे सिंपल सिलिकेट होता है, सबसे साधारण सिलिकेट होता है आर्थोसिलिकेट। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो सिर्फ एक पाई जाती है, ओनली वन, केवल एक ही यूनिट पाई जाती है और कोई होती है नहीं। और जब ओनली वन होगा तो फिर फार्मूला हमारा क्या मिल जाएगा, SiO4 -4। अब इसका जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, किसी भी सिलिकेट के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, यह निगेटिव चार्ज बैलेंस किया जाता है बाय द S ब्लॉक मेटल्स एंड एल्यूमिनियम। तो यह निगेटिव चार्ज काउंट, जैसे SiO4 -4 है, इसे हम लिख सकते हैं NaAlSiO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो जो नेगेटिव चार्ज सिलिकेट के ऊपर होता है इसे काउंटर करता है एस ब्लॉक के मेटल्स हैं या फिर एल्यूमिनियम, इस चार्ज को काउंटर कर देते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे सिलिकेट पे आए, पायरोसिलिकेट। इसके लिए हम लोगों ने बोला कि इसमें सिर्फ 2 यूनिट होती है, 2 यूनिट। लेकिन जैसे ही आपने बोल दिया कि 2 यूनिट पाई जाती है, एक तीसरा क्वेश्चन पैदा हो गया कि अगर पायरोसिलिकेट में 2 यूनिट पाई जाती है तो यह यूनिट आपस में जुड़ती कैसे है। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि अगर हम पायरोसिलिकेट की बात करें तो चलो पहले सिलिकेट की यूनिट लिख लिया जाए। यह सिलिकेट की यूनिट 1 और यह सिलिकेट की यूनिट दूसरी। अब अगर यहां हम देखें तो इनमें एक यूनिट के ये ऑक्सीजन है, माइनस चार्ज है, और दूसरे यूनिट का ये ऑक्सीजन है, माइनस चार्ज है, और इन्हीं दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ते कैसे हैं, देखो ऐसे। तो इसका मतलब हुआ अभी क्या था, एक ऑक्सीजन और एक माइनस चार्ज था, लेकिन जब ये जुड़े तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है यहाँ बीच में, इसका मतलब एक ऑक्सीजन निकल गई होगी और चार्ज भी कोई नहीं, इसका मतलब -2। इतनी चीजें हमें वहां से रिलीज करना पड़ेगा जहां इसे हम जोड़ेंगे। तो पायरोसिलिकेट में हमने कहा कि जैसे ही आपने बोल दिया कि 2 यूनिट होती है तो एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए यूनिट आपस में जुड़ेगी कैसे। तो आप देखो इस फिगर में दिख रहा है कि दोनों यूनिट कैसे जुड़ी है, एक ऑक्सीजन के हेल्प से जुड़ी है। तो देखो आगे क्या लिखा है, बाय 1 ऑक्सीजन एटम यूनिट्स आर ज्वाइंटेड टुगेदर बाय विद द हेल्प ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है बताइए पायरोसिलिकेट का फार्मूला क्या होगा। तो हमने कहा ये आसान सी बात है, SiO4 -4 है, एक यूनिट, लेकिन पायरो में 2 यूनिट है, 2 से गुणा कर दो, ये होगा Si2O8 -8। लेकिन आपने देखा जब ये दोनों जुड़ी हैं तो जहां ये जुड़ती है वहां एक ऑक्सीजन -2 चार्ज कम हो जाता है, इसमें से एक ऑक्सीजन -2 चार्ज निकाल दो, ये हो गया Si2, एक ऑक्सीजन निकाल दिया 7, 2 चार्ज निकाल दिया 6। ये पायरोसिलिकेट का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। और इसका माइनस चार्ज एस ब्लॉक एल्यूमिनियम आके काउंटर कर देंगे इसका माइनस चार्ज। तीसरा, फिर हमने देखा साइक्लिक सिलिकेट। तो हमने कहा कि भाई अगर हमें साइकिल बनानी है तो कम से कम हमें कितनी यूनिट होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है साइक्लिक सिलिकेट बनाने के लिए कम से कम 3 यूनिट होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 3 यूनिट ले लिया, इसको आपस में जोड़ दिया, साइक्लिक सिलिकेट हमारा बन गया। तो अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बताइए जब एक रिंग बन रही है तो कोई एक यूनिट कितने ऑक्सीजन के हेल्प से जुड़ करके पूरे रिंग को बना रही है। तो हमने कहा किसी एक यूनिट के ऊपर आप फिंगर रख लो, जैसे इस यूनिट की बात करो तो ये जो पूरी रिंग बनी है इसमें ये यूनिट कैसे जुड़ी, एक ऑक्सीजन से इधर जुड़ी है, एक ऑक्सीजन से इधर जुड़ी है, 2 ऑक्सीजन से जुड़ी है। मान लो हम इस यूनिट की बात करें
तो इस रिंग बनाने में ये यूनिट कैसे जुड़ी है? एक ऑक्सीजन इधर जुड़ी है, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ी है, 2 ऑक्सीजन से। तो अगला क्वेश्चन यही था कि जब साइकिल बनाते हो तो यूनिट कैसे जुड़ती है? तो बाय द 2 ऑक्सीजन आइटम। 2 ऑक्सीजन के हेल्प से यूनिटें जुड़ती हैं और जुड़ करके एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाती है, और कम से कम रिंग बनाने के लिए हमें 3 यूनिट चाहिए। फिर अगला होगा भाई इसका फार्मूला बता दो। तो हमने कहा SiO4 -4 मल्टीप्लाइड 3 जोड़ा तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, Si3O12 -12। लेकिन अभी हम बात करके आ रहे हैं कि अगर ये तीनों यूनिट आपस में जुड़ी होंगी तो जहां जुड़ी होंगी हर जंक्शन पे एक O- चार्ज निकल जाएगा। इसका मतलब जब रियल फार्मूला तक हमें पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? इस फार्मूले में से पहले 3 ऑक्सीजन और 6 चार्ज निकाल दो। तो जब इस फार्मूले से 3 ऑक्सीजन और 6 चार्ज निकालोगे तो ये आ जाएगा Si3O9 -6। अब प्रश्न था कि Si3O9 -6 ये कितने के लिए आया है फार्मूला? जब 3 यूनिट अब आने पास है। लेकिन अगर 30 यूनिट हो जाए तो, 5 यूनिट हो जाए तो, 13 यूनिट हो जाए तो इसका मतलब हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए बार बार हमें निकालना ना पड़े, इस तरीके से हम सीधे आंसर बता दें। तो हमने कहा अगर 3 यूनिट के लिए फार्मूला ये है, 1 यूनिट के लिए फार्मूला क्या होगा? तो हमने कहा 3 से डिवाइड कर दो, और जब इसे 3 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? SiO3 -2 SiO3 -2 और मल्टीप्लाइड बाई n। तो n की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा, 10 है तो कुछ और आ जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया इसका। फिर अगला है हमारा चेन सिलिकेट। तो हमने कहा चेन बनाने के लिए कुछ नहीं आपको करना है, आपके पास ये साइकिल है, इस साइकिल को यहां से तोड़ दो, तोड़ के एक टर्मिनल इधर खींच दो, एक टर्मिनल इधर खींच दो। तो जब इस तरीके से आप खींचोगे ये देखो बन गया। फिर क्वेश्चन ये था बताइए चेन सिलिकेट बनाने के लिए कम से कम कितनी यूनिट चाहिए? 3। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया था 2। तो हमने कहा आप 2 यूनिट ले लो, 2 यूनिट ले लो, आप इसे चेन बोल सकते हो, लेकिन चूंकि इस 2 यूनिट को ऑलरेडी हम एक नाम दे चुके हैं, पायरोसिलिकेट इसलिए हम 2 यूनिट ले ही नहीं सकते, ऑलरेडी एक नाम है हमारे पास। तो अब चेन बनाने के लिए कम से कम कितनी यूनिट चाहिए? 3। अगला क्वेश्चन है किसी एक यूनिट के बारे में बात करो, तो जब ये चेन बन रही होगी तो वह यूनिट उस चेन में कितने ऑक्सीजन के हेल्प से जुड़ेगी? हमने कहा किनारे वाले यूनिट को छोड़ दो, 2। बाकी बीच में जितनी भी यूनिट होगी अड़ोस पड़ोस में कैसे जुड़ी होगी? 2 ऑक्सीजन से। तो इसीलिए देखो यहाँ ऊपर वाली चीज रिपीट हो गई। अब फार्मूले की बात आई, तो हमारे पास ये साइकिल थी, इसके लिए फार्मूला आ गया था SiO3 -2 मल्टीप्लाइड बाई n। तो हमने कहा जब तुमने इसको यहां से तोड़ करके इसे खींचा और जब ये लीनियर बन गया, चेन बन गई, तो एक बात बताओ जब ये यहां जुड़ा था एक ऑक्सीजन -2 चार्ज बाहर निकल गया था, तो जब इसे तोड़ करके अलग करोगे तो यह ऑक्सीजन -2 चार्ज इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अगर साइकिल के लिए फार्मूला ये था तो चेन के लिए फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ जब जोड़ा था तो ये ऑक्सीजन बाहर निकली थी, तो जब तोड़ा तो ऑक्सीजन वापस कर दो, तो इसमें एक ऑक्सीजन -2 चार्ज जोड़ दो। बताओ क्या आएगा? सर ये फिर से बता दीजिए O-2 वाला। SiO4 -4 का होल n SiO4 पावर 4 माइनस का होगा। तो क्या फिर से बता दें बच्चा? सर बोल रहे हैं कि बोलो। बोलो भाई का अब ये पहले तुम बोलो। सर वो हम बोल रहे थे कि SiO4 -4 का होल n होगा ना। हाँ अच्छा चलो भाई अब दूसरे लोग बोलो। सर फॉर्मूला फिर से बता दीजिए कैसे आया था वो O-2 वाला।
वो समझ नहीं आया। साइक्लिक वाला? हाँ सर, साइक्लिक नहीं, चेन सर वाला। चेन वाला। चेन वाला अभी फार्मूला कहाँ है? चेन वाले तो अभी निकालने जा रहे हैं यार। चलो लेंगे, हमें इसका फार्मूला निकालना है। SiO4 - 4 कितनी यूनिट जुड़ी है? 4। तो हमने लिख दिया Si4O16 - 16। लेकिन हमने देखा कि जहां जुड़ता है वहां एक -2 चार्ज निकल जाता है। तो इसका मतलब हमारा ये जो फार्मूला आया है, ये तो तब फार्मूला आया है ना जब कहीं कुछ निकला उकला ना, सीधे SiO4 - 4 को हमने 4 से गुणा कर दिया। लेकिन हमने देखा जब इसको हम जोड़ रहे हैं ग्रुप तो एक ऑक्सीजन में 2 चार्ज निकल जा रहा है। तो अब इसमें से एक 4 ऑक्सीजन और 8 चार्ज हमें निकाल देना है। तो जब इसमें से 4 ऑक्सीजन और 8 चार्ज निकाल देंगे, 4 ऑक्सीजन निकाल देंगे और 8 चार्ज निकाल देंगे, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा? Si4, 4 ऑक्सीजन निकाल दो, वो क्या आ जाएगा? 12 और माइनस 8 चार्ज निकाल दो, तो चार्ज क्या बच जाएगा? 8। ये फार्मूला हमारा किसके लिए आया? इसके लिए आया। एक बच्चा कोई बोल रहा है, बेटा प्लीज। ये फार्मूला हमारा इसके लिए आया है। अब हम कह रहे हैं 4 है, पिछली बार 3 था, अगली बार 10 हो जाए, तो हर बार हमें फार्मूला क्यों निकालें? तो हमने कहा अगर ये 4 के लिए ये फार्मूला आया, 1 के लिए फार्मूला क्या होगा? इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया SiO3 - 2 × 4, और अब 4 N ले लो, 3 है तो 3 से, 4 है 4 से, 10 है तो 10 से। तो ये हमारा फार्मूला आ गया साइक्लिक सिलिकेट के लिए। अब हमने आपसे कहा कि जब ये जुड़ता है, ये 4 हमने लेकर के बना दिया, तो जब ये जुड़ा था तो जहां जहां जुड़ा था एक ऑक्सीजन -2 चार्ज निकला था। अब हम कह रहे हैं इसको तोड़ो, यहां से तोड़ करके इधर खींचो, इधर खींचो। तो जब आप इसको तोड़ करके खींचेंगे तो देखिए क्या बन गया, ये दोनों किनारे किनारे हो गए। तो हमने कहा कि जब ये दोनों आपस में जुड़े थे तो एक ऑक्सीजन -2 चार्ज निकल गया था। तो जब इसको तुमने तोड़ दिया तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन इसे वापस करना पड़ेगा। तो अब अगर हमारे पास साइक्लिक हमें चेन का फार्मूला बनाना है, तो साइक्लिक का फार्मूला क्या था? SiO3 - 2 × N। लेकिन इसी साइकिल को जब हमने फिर चेन बनाया तो एक जगह से हमें तोड़ करके इसको लंबा खींचना पड़ा। तो जहां हमने तोड़ा वहां क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन -2 चार्ज जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसमें ये जोड़ो, जोड़ के बताओ क्या आ जाएगा? वो चेन का फार्मूला हो जाएगा। जोड़ो। SiNO3N - 2N SiNO3N O3N + 1। इस पूरे को ऊपर चार्ज यस सर, -2n - 2। हाँ कॉमन ले लिया माइनस। हमने ब्रैकेट ले लिया तो बात यही आ गई। यही तो। यस सर। चलो, तो बच्चा ये आपका हो गया चेन के लिए फार्मूला। तो ये आ गया SiNO3N + 1, और इस पूरे के चार्ज ऊपर आ गया -2n + 2। टू डी सिलिकेट का मतलब वो लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ानी है। तो यहां हमें कम से कम 4 यूनिट चाहिए। जब हम केवल लंबाई बढ़ा रहे थे तब कोई 1 यूनिट 2 यूनिट की हेल्प से जुड़ रही थी, लेकिन अब जब इसमें हम चौड़ाई भी बढ़ाएंगे
तो अगर इस यूनिट पे हाथ रखे तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर जुड़ी है, तो कितने ऑक्सीजन की हेल्प से जुड़ेगी? 3। 3 ऑक्सीजन 3 आइटम। तो यहाँ आंसर आ गया क्या? 3 ऑक्सीजन आइटम। और कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स का कोई फार्मूला नहीं है, इतना भी नहीं है। अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप देख लेना, जितना हम लोग पढ़ा इतना भी नहीं है। ये भी एनसीईआरटी ज्यादा ही पढ़ गया है। सर क्वेश्चन तो आ जाते हैं लेकिन जैसे सर SI2O 5 - 2 होगा ना का होल एन। यस एक्चुअली बेटा क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। सर क्वेश्चन आए भी हैं। ना ना, नीट में जो क्वेश्चन आया है अपने नीट का आंसर उठा के देखो। सर मेंस में आए। सर नीट में सिर्फ और सिर्फ पायरोसिलिकेट है बस, हाँ सर। यार बाकी सब हमको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। और हम्म। जो पैटर्न है भाई, पढ़ाने के लिए कुछ करना थोड़ी ना, किताबें पढ़ी हैं। अगर इसके नीचे का हमें जोड़ के तुम्हें बताना ही हो तो हमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ेगा, किताबें पढ़ी हैं, एक बार किताब खोल के पीएचडी कर लेंगे। लेकिन देखना ही है ना कंटेंट की आता हमारे पास। ये जो हम अगर पिछले 4-5 साल का पैटर्न देखें उठा के, तो जो पूछा जा रहा है उसमें हमें कितना जानना चाहिए, और फिर बाकी जानने की सीमा थोड़ी ना यार। जो हम पढ़ रहे हैं ये सिलिकेट का कुछ, सिलिकेट का एबीसीडी भी नहीं है। बीएससी किताब उठाओ, देखो कितना मिल जाएगा तुमको। सर वैसे तो चेन भी नहीं है, हम्म, चेन भी उतना नहीं आता। नहीं कहा तो रहे हैं ना। अब तुम्हारे न्यूलाइट ने पूछ लिया था, तो अब फिर वो तो ये है ना कि पेपर बनाने वाले अपना ठीक है, कभी कभार हो जाता। सर एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए 360 डिग्री तो हम लोग को करना ही पड़ेगा ना, तो आप पढ़ाइए फिर यही। तो ये सब एनसीईआरटी में तो है, नहीं नहीं, इतना भी नहीं। अभी मैं एनसीईआरटी के बाद रीडिंग लगा रहा हूँ। इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ तो ऐसे नाम तो दे ही दिया है, नाम दिया है तो इन केस किसी ईयर में क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो नहीं, इतना इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो अपने यहाँ पूछा जा रहा है कम से कम वो चीज आपकी न फंसे। यस सर। चलिए खैर, तो 3D सिलिकेट में मिनिमम 5 यूनिट। और अब 3D में क्या होगा, तो चारों तरफ बढ़ेगी। चारों तरफ का मतलब हुआ, मान लो SI है, एक O माइनस था, एक O माइनस था, एक O माइनस था, एक O माइनस था। तो अब चारों तरफ ये रिंग बढ़ती हुई चली जाएगी, मतलब एक O माइनस यहाँ, 3 उधर जुड़ जाएगा, 4 ऑक्सीजन एटम शेयर करेंगे। एक O माइनस यहाँ, ये ऐसे ऐसे फैलता हुआ चला जाएगा। अब मान लो इसको हमसे कहा गया नहीं भाई इसका फार्मूला बनाओ, तो ऐसा थोड़ी नहीं। जिस तरीके से हम फार्मूला बना रहे हैं उसी फार्मूले को हम यहाँ मान लो, हमने कहा मिनिमम 5 यूनिट चाहिए, हमसे बोला गया भैया फार्मूला बना दो इसका। तो अगर मिनिमम 5 यूनिट चाहिए तो SiO4 - 4 × 5 क्या आ गया, Si5 420 - 20। लेकिन जब ये 4 से जुड़ा है तो इसका मतलब इसमें हर जंक्शन पे क्या निकला होगा, एक ऑक्सीजन -2 चार्ज। तो इसमें से तुमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 4 ऑक्सीजन 4O - 2 -2 चार्ज। तो जब इसमें से 4 ऑक्सीजन निकाल दिया क्या हुआ, Si5O4 इसमें से निकालो, तो जो 20 है 20 की जगह क्या आ जाएगा, 16। 3 और ऑक्सीजन कितना निकालनी है, 8, सॉरी चार्ज। तो यहाँ जब निकाल -8 20 तो में बचेगा -12। 12। अब ये फार्मूला 4 के लिए आया है, एक के लिए फार्मूला इसे 4 से डिवाइड कर ही नहीं पाओगे, कटेगा ही नहीं, Si5 है तो यही फार्मूला बना देंगे। थ्री सिलिकेट की बात करें, अब 2D पे आ जाओ। अच्छा पहले इसको लिख दें, मिनिमम 5 4 ऑक्सीजन से। अब हम लोगों का कि कम से कम 3 यूनिट होनी चाहिए, सॉरी कम से कम 4 यूनिट होनी चाहिए, और 3 ऑक्सीजन की हेल्प से जुड़ेगी।
ये तो अभी 1D है। अब हमें इसके ऊपर चौड़ाई भी बढ़ानी है। ये लंबाई बढ़ी थी, चौड़ाई बढ़ गई। कितने ऑक्सीजन जुड़ेगी? 3। तो ये देखो अब ऐसे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो किसी एक को जब हम पकड़ेंगे तो एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 4। तो इस हिसाब से अगर हम फार्मूला निकालें SiO4 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आ गया SiO16 - 16। अब किसी एक यूनिट के रिस्पेक्ट में देखो कितनी ऑक्सीजन जुड़ गई है, 1 2 3। इसका मतलब इसमें से 3 ऑक्सीजन और -6 4 निकाल दो। Si हो गया, O13 हो गया, और 16 में से 6 निकल गया तो -10। और ये Si 4 से किया ना, तो Si4 होगा ना। अब इसे डिवाइड करो तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो ये जो जिस मेथड से हम लोग चेन सिलिकेट तक फार्मूला निकालते आ रहे हैं, ये देखो यहां तक जो हम लोगों ने फार्मूला निकाल दिया, ये सब लीनियर का मॉडिफिकेशन था। ये 2D 3D का फार्मूला जब हम निकालेंगे तो इस तरह से फार्मूला हमारा आ रहा है। अब एक बार इसे बुक से फिर वेरीफाई मुझे करना पड़ेगा कि वो जो हम लोग लीनियर का फार्मूला निकालने का मेथड लगा रहे हैं, क्या उस मेथड से हम 2D 3D निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। एक बार बेटा ये चेक करना पड़ेगा। वैसे कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी तुम कहोगे तब किसी अगली क्लास में ब्रीफ कर देंगे। मुझे कुछ करना थोड़ी नहीं पड़ेगा यार, किताबें पढ़ी हैं, एक बार देखना पड़ेगा। नहीं पढ़ा है इसे, जरूरत नहीं पड़ी, आप कहोगे तो मैं देख के एक्सप्लेन कर दूंगा। कितना हो गया भाई? यस सर। आओ जरा सिलिकेट देख लें तुरंत का तुरंत। ये देखो, कम से कम तुम्हें ये तो हो जाएगा ना कि एनसीईआरटी ने कितना दिया है, कितना जानना है, क्या करना है। कहा है बेटा लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल्स एग्जिस्ट इन द नेचर। सम ऑफ द एग्जांपल आर फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका, एस्बेस्टॉस। हमने आपको बताया था नेचुरली अकरिंग, मैन मेड में बताया था ग्लास है, सीमेंट है, सिरेमिक्स है, और नेचुरली अकरिंग में भी ये एग्जांपल्स हमने आपको लिखवा रखे थे। फिर कहा है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज SiO4 - 4 in which silicon atoms is bonded to 4 oxygen atom in tetrahedral fashion। फिर ये किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका हाइड्रोजन क्या है? sp3, तो टेट्राहेड्रल फैशन में 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। कहा है इन सिलिकेट आइदर द डिस्क्रीट यूनिट। अब जरा बताओ डिस्क्रीट यूनिट का मतलब अकेली यूनिट, तो कौन सा सिलिकेट हो गया भाई? आर्थो सिलिकेट। आर अ नंबर ऑफ सच यूनिट्स आर जॉइंटेड टुगेदर बाय द कॉर्नर शेयरिंग द 1 2 3 या 4 ऑक्सीजन आइटम्स पर सिलिकेट यूनिट। तो अगर 1 ऑक्सीजन हो गया तो पायरो सिलिकेट, 2 ऑक्सीजन हो गया तो साइक्लिक या चेन सिलिकेट, 3 ऑक्सीजन हो गया तो 2D सिलिकेट, और 4 ऑक्सीजन हो गया तो 3D सिलिकेट। आगे, when silicate units are linked together they form chain, ring, sheet। 2D का मतलब sheet, लंबाई और चौड़ाई, are 3-dimensional structures। Negative charge on silicate structure is neutralized by positively charged metal ion if all। कौन से positively charged metal ion? तो अभी हमने आपसे बात की है कि ये S ब्लॉक के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम। If all the 4 corners is shared with other tetrahedral unit, 3-dimensional network is formed। 2 important man-made silicate are glass and cement।
इतना एनसीईआरटी ने सिलिकेट के बारे में दिया। लेकिन चूंकि आपके सीबीएसई में हमने कहा अगर साइक्लिक का स्ट्रक्चर वगैरह देखा है, पूछा गया है, तो इसलिए हमने कोशिश की कि उस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ कवर कर लें। बोलो भाई, बॉयज कुछ बोल रहे थे, बाकी आप कहोगे तो किसी अगली क्लास में एक बार मैं देख लूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, अगर इससे ज्यादा जानना है तो। आइए, जियोलाइट हमारे पास लंबाई चौड़ाई सब बढ़ रही है। ये क्या है, 3D सिलिकेट होता जब हो गया। अब एनसीईआरटी कह रही है कि अगर इसमें कहीं कहीं आप सिलिकॉन को रिप्लेस कर दीजिए एल्यूमिनियम से, और अगर आपने सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा। और ये जो बॉन्ड बना था जब कार्बन था, हाँ जब सिलिकॉन था, तो चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है इसलिए बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन। अब अगर इस स्फीयर में बात करो, इस एरिया में क्या डेवलप हो गया? माइनस चार्ज। तो ऊपर ये जो माइनस चार्ज है, ये भी, और ये माइनस जो चार्ज है ये भी, चाहे ये माइनस चार्ज है, किसी न किसी एस ब्लॉक के मेटल के द्वारा काउंटर कर दिया जाएगा। अब चूंकि सिलिकॉन को आपने एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया, इसलिए ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आपको मिला है उसे अब आप नाम दे देते हो एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक, तो देखो क्या है, इफ एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेसेस फ्यू एटम्स इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क in the silicon dioxide, overall structure is known as aluminosilicate. तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया इसमें हमने थोड़ी सी बात गड़बड़ क्या कर दी? SiO2 पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, लेकिन है क्या? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, मतलब लंबी सी चेन है, 3 डायमेंशनल। हमने ऊपर जो माइनस चार्ज लगा दिया था वो माइनस चार्ज वहां नहीं जाएगा। सिलिकेट जब बनाएंगे 3D तब माइनस चार्ज रहेगा। ये था, ये माइनस चार्ज नहीं है, ये आगे चेन बढ़ती हुई चली गई। और अब अगर हमने यहाँ सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम से, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया और इस एरिया माइनस चार्ज आ गया, इसे अब नाम दे देते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट। और ये नेगेटिव चार्ज मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि कोई एस ब्लॉक का मेटल आकर के काउंटर कर देगा। इसका एग्जाम्पल एल्यूमिनो सिलिकेट का फेल्डस्पार है और जियोलाइट। एल्यूमिनो सिलिकेट का एग्जाम्पल, और जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर द क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमेराइजेशन। ZSM5 एक और जियोलाइट है, यह डायरेक्टली अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रेटेड जियोलाइट को वाटर सॉफ्टनिंग में आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो यह जियोलाइट से।
जियोलाइट और सिलिकेट में देखो नाम लास्ट में इसका भी सिलिकेट हो गया। अंतर क्या था कि सिलिकेट की रिपीटिंग यूनिट SiO4 - 4 है और जियोलाइट की जब बात करते हैं तो SiO2 के पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम silicon atoms are replaced with aluminium atoms. Now this structure is known as aluminum silicate. यानी जियोलाइट में एक कॉमन चीज क्या है, एल्यूमिनो वर्ड जरूर आएगा, एल्यूमिनो सिलिकेट। जबकि सिलिकेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? SiO4 - 4 है, इसमें हम लगाना ही हमको तो हम सिर्फ 4 Na लगा दें, सोडियम सिलिकेट हो गया। हमने 2 Na लगा दिया, जिंक लगा दिया, SO4 कर दिया। लेकिन प्रायः माइनस चार्ज को एस ब्लॉक एल्यूमिनियम ही काउंटर करते हैं, जिंक उंक रेयर केस में। तो सोडियम जिंक सिलिकेट ऐसे करते हैं। बोलो भैया। अरे यार इतनी देर से मैं नॉन स्टॉप बोलता जा रहा हूँ भाई। यस सर। यस सर, सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन का अगला नाम ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। कौन सिलिकॉन पॉलीमर? हमारे पास स्टार्टिंग रॉ मटेरियल है RCl। इसको सिलिकॉन से रिएक्शन करते हैं, कॉपर का पाउडर लेते हैं एज ए कैटलिस्ट। यस सर। पहला क्वेश्चन है R क्या क्या हो सकता है? सर एराइल हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिक एलिफेटिक कुछ भी हो सकता है, बस शर्त है कि हाइड्रोकार्बन हो सकता है। जी सर। इस रिएक्शन के बाद हमें 5 प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें से 3 हमारे काम का है। R2SiCl, R2SiCl2, RCl, SiCl3, SiCl3, SiCl4। ये भी हमारे काम का नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं। क्यों? अभी आगे समझ में आ जाएगा। अब इसकी हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। Cl रिप्लेस हो जाता है OH से। और अब इन यूनिट्स का यूज है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर जो बता लोगे उसमें कोई बात नहीं। पहला बताओ, हमें 1D सिलिकॉन चाहिए, किस यूनिट का इस्तेमाल करें? R2SiOH का होल ट्वाइस। R2SiOH का होल ट्वाइस। R3SiOH। सर R3 तो रिंग को ब्लॉक कर देगा ना सर। प्राइमर हो जाएगा, कंट्रोल करेगा वो तो। यस सर, कंट्रोलिंग एजेंट हो जाएगा वो। सेकेंड वाला होगा। सर R2SiCl2।
सिलिकॉन्स किस तरह का पॉलीमराइजेशन के बाद बनते हैं? सर लीनियर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सर। Hydrolysis followed by condensation. ये देखो OH OH है, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अगर OH OH है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो देखो बच्चा क्या, ये तो ऐसे ही दो दो OH है और इन जगहों से क्या करेगा, एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अगर पॉलीमराइजेशन होते समय वाटर मॉलिक्यूल निकल के पॉलीमराइजेशन हो रहा तो नाम देते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, जो 1D सिलिकेट है इसमें वो कौन सी यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है? तो देखो देखो भाई, कौन सी यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है? R2SiO. तो हमसे अगला क्वेश्चन, ये भी आपके यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है, CBSE वाले साल में क्वेश्चन है बेटा, रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट। तीसरी बात जरा देखना, हम एक और यूनिट लेके आ रहे हैं, ये है, और अगर ये है तो यहां भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बॉन्ड एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। जरा बताओ अब इसके आगे क्या पॉलीमराइजेशन बढ़ेगा क्या? नहीं। हाँ, नो सर, इधर से नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या है, चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। अब आप चेन टर्मिनेशन के लिए किसका इस्तेमाल हमने किया? R3SiCl। अब इसके लिए 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके आंसर का भी है, इसे देखो। पहला क्वेश्चन, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं चेन टर्मिनेशन के लिए। मैं चाहूं तो 2 जुड़े, मैं चाहूं तो 4 जुड़े, मैं चाहूं तो 10 जुड़े। अगर मैं ऐसा चाहूं तो मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? R2SiCl2। फिर से पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मैं चाहूं तो 2 जुड़े, मैं चाहूं तो 4 जुड़े, मैं चाहता हूं 10 जुड़े, उसके बाद ना जुड़े, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? R3SiOH. 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 तो इसका मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल्ड चेन पॉलीमराइजेशन। स्मॉलेस्ट सिलिकॉन बनाने में भी यूज होता है। अगला क्वेश्चन, इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जिसका इस्तेमाल हायर सिलिकॉन के लिए नहीं कर सकते हो? सर इसी का R3SiOH। अच्छा, इसका हायर के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि सर जब 2 यूनिट से जुड़ सकते हैं। हाँ, cannot be used डाइमर फॉर्म कर लेगा। for higher silicon। हमको सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, बताओ किसका इस्तेमाल करोगे? R3। यूज करेंगे R3SiOH का। अरे सर, आज SRP के क्लास 4 बार चेंज हुआ है, हम वहां से क्लास छोड़े, हम भागे भागे आए, बच्चों को हमने मैसेज कर दिया कि क्लास शुरू करेंगे 4:30 से, हमने 4:30 से क्लास शुरू कर दी, पता चला कि 5 बजे तक केवल 3 बच्चे आए। फिर बच्चे आए, बताए उनका सर क्लास चेंज हो गई है, अभी तो हम लोग की फिजिक्स की क्लास चल रही थी। नहीं तो अब फिर हमने देखा टाइमिंग तो 5:15 से शुरू हुई है। हाँ, अभी तो 5:15 पे हमने शुरू किया, फिर मैंने छोड़ दिया वो क्लास, फिर दोबारा शुरू किया।
तो हमको लग रहा है 5:15 से 6:15, 6:45, 6:45 तक क्लास जाएगी। SR भी ऑफलाइन में, तो उसमें ना उसमें 2 लोग को जाना है, या तो परवेज जाएंगे या तो आप जाएंगे। मेरा कोई जी नहीं भाई, परवेज संडे को कहाँ आते हैं? अब सर अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो न्यूलाइट का बना हुआ शेड्यूल है, न्यूलाइट का बना हुआ शेड्यूल है। नहीं मैंने पहले R2 R3 दिया, तो लेकिन मुझे फिर दिखाया गया कि सर ने जो SRB का शेड्यूल बनाया है उसमें परवेज की क्लास लिखी है, परवेज हो नहीं सकते हैं, तो फिर केमिस्ट्री में आप ही को जाना है, तो इसलिए आपकी हो गई। क्लास तो बच्चा जितनी हौच पौच समझती है ना, सब परेशान हो जाते हैं, टीचर भी परेशान हो जाता है। चलो यार, हाँ तो अच्छा, कैन नॉट बी यूज फॉर द हायर सिलिकॉन। आप बताइए हमें स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट चाहिए? सर यही है R3SiOH करेंगे R3SiOH। यही ना? यस सर। यस सर। अच्छा बताओ, हमें लीनियर सिलिकॉन चाहिए, लीनियर। R2SiOH R2SI सेकंड वन R2SiOH वाइज। लीनियर चाहिए, 1D चाहिए या स्ट्रेट चेन? तभी भी यही लेंगे। स्ट्रेट चेन। हमें 2D चाहिए सर तो RSICL3 या क्रॉस लिंक्ड। सर शीट बोल सकते हैं इसको? अरे वही लिखने ही जा रहे हैं, या सीट सिलिकेट पूछ रहे थे हम। 2D क्रॉस लिंक्ड या सीट सिलिकेट, 2D क्रॉस लिंक्ड या सीट सिलिकेट। हो गया? यस सर। अब कुछ रीजनिंग के साथ क्वेश्चन बता दो, फिर उसे हम लोग पॉइंट के रूप में नोट कर लेंगे। पूछे? यस सर। यस सर। आप सिलिकॉन्स का इस्तेमाल करते हो वाटर प्रूफिंग मटेरियल के लिए, क्यों? वाटर रेपेलेंट इसलिए कि रिएक्ट नहीं करेगा ना वाटर के साथ, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ। हाइड्रोफोबिक होता है इसलिए रिपेलेंट होता है वाटर। क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नहीं, ये हाइड्रोफोबिक क्यों होते हैं? ये R group due to alkyl group। आर ग्रुप की वजह से। वजह से। आर ग्रुप के कारण हाइड्रोफोबिक क्यों होते हैं? सर ये R group नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर। आप बताओ, इसको हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? सर ये नॉन पोलर। वाटर रिपेलेंट होते हैं। हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हो वाटर रिपेलेंट। सर यही है कि सर हो सकता फ्री, हाँ सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे ना इसमें। ये सर एनसीईआरटी पढ़े नहीं हो बस, इसीलिए अल्लाह बल्ला टाइप का आंसर दे रहे हो। कोई चीज इंसुलेटर के रूप में तब इस्तेमाल की जाती है जब उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, और जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उतना ही क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का वह इंसुलेटर माना जाता है। इसे
जब हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसका कारण होता है कि यह थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अंतर डिफरेंट है क्या? एक्चुअली एक सेंस में लेते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को कट करने की जो क्षमता है जी। उसी को बोलते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। और डाइलेक्ट्रिक और उस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से वाटर का भी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा ही होता है, 82 होता लेकिन है। वो कंडक्ट करता है। 82 है। जी, तो वो वाटर को मतलब वो नहीं light नहीं, को conduct- अरे अरे पूरी बात तो सुनो। तो हमने कहा कि अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है तो वह बेहतर इंसुलेटर के रूप में काम करता है। फिर हमने क्या कहा कि ये थर्मली स्टेबल होते हैं, इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और इनके पास कोई चार्ज कैरियर या ये चीजें है नहीं कि ये खुद करंट का कंडक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में। मतलब अगर ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों ही ज्यादा होता है इसका। किसका? सर ये सिलिकॉन हाँ, दोनों बातें कह सकते हैं ना? नहीं आ रहे हैं, वहां भी अभी आ रहे हैं। एक्चुअली जब वाटर की बात बेटा आप बोल रहे हो ना, तो वाटर अगर प्योर ले लो तो बैड कंडक्टर है, इंसुलेशन क्रिएट करेगा, लेकिन आयनाइज हो जाता है, कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं और आयंस हो जाते हैं, चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं, इसलिए करंट का कंडक्शन होने लगता है। तो सर हमको ये पता था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन इसका रीजन इस वजह से हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं, ये पहली बात। एक्चुअली होता क्या है, हमने कहा ये तार है और इसके ऊपर हमने कोट चढ़ा दिए। अब अगर ये तार है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो आपने अपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, तो इस चार्ज के इस वायर के चारों तरफ क्या डेवलप हो जाएगा? क्या पढ़ते हो, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हो? मैग्नेटिक। अगर करंट पास हो रहा है, मान लो ये तार था, इसके तार के अंदर से करंट जा रही है, तो इस तार के चारों तरफ कौन सी फील्ड डेवलप हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगी ना? मैग्नेटिक फील्ड। अब आप कल्पना करो कि घर में वायरिंग हुई है, और जब घर में वायरिंग हुई है तो पाइप पड़ी होती है घर में, और इस पाइप के अंदर आपने देखा होगा एक तार जा रहा है, फिर इस पाइप में दूसरा तार जा रहा है, फिर इसी पाइप में तीसरा तार जा रहा है, फिर इसी पाइप में चौथा तार जा रहा है, और इस सारे तार के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं? यस सर। तो इन चारों वायर के, ये जो अलग अलग वायर जा रहे हैं, इनके चारों तरफ जो भी फील्ड डेवलप हो रही होगी या नहीं? और अगर हो रही होगी तो इसकी फील्ड इसकी फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? करेगी। अब इंसुलेटर का काम क्या होता है कि ये जो फील्ड डेवलप होता है इसको कट कर देंगी, इसको कट डाउन कर देंगी, यानी जो फील्ड डेवलप हो रही है वो इसके वायर के बाहर उसे एक्सपीरियंस आप कर ही नहीं सकते हो, जा ही नहीं सकता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। और इस चीज को मेजर करते हैं कि कौन रोक कितना रोक दे रहा है, या उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो जितना ज्यादा रोक देगा। और अमूमन इसके लिए बैड कंडक्टर से होते हैं, जब कंडक्टर होगा तो वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब वो रोक थोड़ी ना पाएगा, वो तो अपने आप चार्ज डेवलप हो जाएगा उसमें इंडक्शन के कारण। अमूमन ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, सॉरी नॉन कंडक्टर्स होते हैं। और बाकी फिर अपने फिजिक्स वाले से पूछना, वो लोग पढ़ाते हैं, उनका पार्ट तो और अच्छे समझाएंगे ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये सब फिजिक्स में होगा ना। सर जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, मेरे समझ से। ओके। है अगली चीज, इसको हम प्लाज्मेटिक या कॉस्मेटिक ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल करते हैं बॉडी के अंदर।
क्यों? ये बायोकम्पैटिबल होता है इसलिए। हाँ, और दूसरी चीज और है, इसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यस सर। नॉन इलेक्ट्रिक। बॉडी के अंदर रहेगा तो नम तो अरे भाई ब्लड है तो भीगा तो रहेगा हमेशा, केमिकल तो इसके चारों तरफ हमेशा रहेंगे, लेकिन इन केमिकल्स का इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ सिलिकोज पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें एनसीईआरटी दे रखी है। देखो, दे आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स विच हैव दिस, ये जो रिपीटिंग यूनिट दे रहे हैं ये लीनियर या 1D सिलिकॉन की रिपीटिंग यूनिट है, सबके लिए नहीं है एज ए रिपीटिंग यूनिट। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सिलिकॉन आर एल्काइल आर एरिल सब्स्टिट्यूटेड दिस, और आर एल्किल एरिल कुछ भी हो सकता है। फिर ये फिर बना कैसे रहे, आगे उन फिगर वगैरह बना के दिया नहीं है। अब आगे करें, सिलिकॉन बीइंग सराउंडेड नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर। अगली चीज ये बोल रहे हैं, दे हैव हाई जनरल हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगली चीज बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स। अब इसके कारण यूज क्या है, तो जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होते हैं इसके कारण इसका यूज क्या है, एज सीलेंट, वाटरप्रूफिंग मटेरियल, एज सीलेंट या वाटरप्रूफिंग मटेरियल। दूसरा जो इनकी हायर थर्मल स्टेबिलिटी है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हायर है, चलो ये नहीं चल रहा है, तो इसके कारण इसको क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इसके कारण। और बीइंग बायोकम्पैटिबल मटेरियल, और अगला रेजिस्टेंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किसी केमिकल से रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटिक प्लास्टिक ट्रांसप्लांट में। और बाकी तो इन्होंने दिया कि चेन प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है, फिर चेन टर्मिनेशन कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह, वही जो चीज हम लोग बात करके आ रहे हैं वही। ठीक है, अब आ जाओ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यहाँ एनसीईआरटी दिया है कि 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। 95% सिलिका और सिलिकेट से बना। अब अगर हम लोग सिलिका की बात करें तो इसके कई रूप पाए जाते हैं, उसमें से क्रिस्टलाइन और एमार्फस दोनों होते हैं। तो अगर क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडाइमाइट, यह क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ SiO2। और इनकी खास बात क्या है कि ये तीनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल बाय अप्लाइंग द सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वार्ट्ज को आप क्रिस्टोबेलाइट बना सकते हो, क्रिस्टोबेलाइट को ट्राइडाइमाइट बना सकते हो, ट्राइडाइमाइट को क्वार्ट्ज बना सकते हो। अगला पूछा जाए कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में किस पैटर्न पे बॉन्डिंग होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि 8 मेंबर्ड रिंग ऑफ अल्टरनेट SiO-Si बॉन्ड इज प्रेजेंट। 8 मेंबर्ड रिंग ऑफ अल्टरनेट SiO-Si बॉन्ड इज प्रेजेंट। इसकी जो एक रिंग होती है उसमें 8 एटम्स होते हैं और बॉन्डिंग का पैटर्न क्या होता है, अल्टरनेट SiO-Si बॉन्ड। ठीक है,
यहाँ देखो, कह रहे हैं सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज वेरी हाई SiO बॉन्ड एंथैल्पी। ये ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होती है बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग SiO बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी। इसके ऊपर ज्यादातर केमिकल्स का प्रभाव नहीं पड़ता। इट रेजिस्ट टू अटैक द हाइड्रोजन्स, डाइहाइड्रोजन एंड मोस्ट ऑफ द एसिड्स एंड मेटल्स इवन एट हाई टेम्परेचर या मॉडरेट टेम्परेचर। तो पहली बात है नॉन रिएक्टिव होती है, क्यों? वेरी स्ट्रॉन्ग SiO बॉन्ड। अब दूसरी बात है इसके ऊपर ज्यादातर हाइड्रोजन का कोई फर्क नहीं होता, हाइड्रोजन का कोई फर्क नहीं होता, ज्यादातर मेटल्स का कोई फर्क नहीं होता है इवन एलिवेटेड हाई टेम्परेचर पर। इकलौती एसिड है जिससे रिएक्शन करता है और वो एसिड है HF। अगर लिमिटेड है तो क्या होता है और एक्सेस में है तो क्या हो सकता है? तो इन्होंने लिमिटेड वाली ये तो रिएक्शन दी है। एक्सेस वाली अगर आप ले लेते हो तो और क्या बन जाएगा? मान लो ये तो लिमिटेड की रिएक्शन, अगर एक्सेस में लेते हो तो क्या बनेगा? H2SiF6। बिल्कुल। अगर HF आप एक्सेस में लेते हैं तब आपको मिल जाएगा H2SiF6 फ्लोरोसिलिसिक एसिड, अगर आप एक्सेस में लेते हो। अब बेस के साथ कोई दिक्कत नहीं, बेस के साथ ये रिएक्शन कर लेता है। क्वार्ट्ज के लिए उन्होंने बोला है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल है। फिजिक्स में कुछ बताया गया पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल क्या मतलब है? नो सर। सर एक बैड कंडक्टर है और बाय अप्लाइंग द सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर उसमें कंडक्टिविटी को इंड्यूस किया जा सके तो उसे बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही एक्यूरेट क्लॉक बनाने के लिए, एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक बनाने के लिए, रेडियो, मोबाइल फोन, इन सब के जो रिसीवर्स होते हैं उन सब में इस्तेमाल होता है। इसके बाद दो एमार्फस फॉर्म है SiO के। एक को बोलते हैं हम लोग सिलिका जेल। तो अगर सिलिका जेल की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग एजेंट एंड क्रोमेटोग्राफी में, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कैटलिस्ट के रूप में। और एक होता है किसलगर, इसका इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट में मेम्ब्रेन बनाने के लिए। और ये कैसे फॉर्म है? क्रिस्टलाइन नहीं है, कैसे फॉर्म है? एमार्फस। आप बताओ इचिंग ऑफ ग्लास क्या है? बोलो। क्या बनाने तो जो एम्बोस हो जाता है उसके ऊपर क्या हो जाता है? फिर उभार। इचिंग ऑफ ग्लास में उभार आ जाता है। ग्लास के ऊपर अगर कोई नक्काशी करनी है बिना पेंट वेंट के हेल्प से, इचिंग ऑफ ग्लास। हाँ, जैसे हमारे पास एक ग्लास का एक स्लैब है, प्लेट है, और इस पे हमने लिख दिया है SRB बैच। तो ये जहां मैंने SRB लिखा है यहां हमने ब्लैक कलर का टेप चिपका दिया है SRB, तो दोनों साइड में, इस साइड में भी उस साइड में मैंने जहां जहां ये जो SRB है ये हमने ब्लैक कलर का टेप लगा दिया है SRB, बाकी पूरे ग्लास पे नहीं।
बस इतना दूर हमने SRB ये ब्लैक कलर का टेप चिपका दिया, आगे पीछे दोनों साइड में यही। और अब इसको हमने HF भरा हुआ एक टैंक है, इसके अंदर डाल दिया। तो जब इसके अंदर इसे हम डाल देंगे तो जरा बताओ, जो HF है वो जहां SRB आपने टेप लिख के चिपकाया है ग्लास के ऊपर, उसको वहां तो ग्लास के संपर्क में आएगा नहीं, बाकी हर जगह HF क्या है, ग्लास के संपर्क में आएगा, स्पॉट बना देगा। अब बाकी हर जगह जब ये ग्लास के संपर्क में आएगा तो प्रश्नता ग्लास है क्या? तो ग्लास अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के सिलिकेट है। तो अगर इनके संपर्क में HF आएगा तो HF इनसे रिएक्शन करेगा, और जब रिएक्शन करेगा तो अगर सोडियम वाले पार्ट से रिएक्शन करेगा ये देगा Na2SiF6 और साथ में निकल जाएगा वाटर। अगर इस वाले पार्ट से रिएक्शन करेगा तो भी आपको देगा CaSiF और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। और जहां हमने टेप चिपकाया वहां तो कोई रिएक्शन ही नहीं। अब हमने इस प्लेट को निकाला और जो SRB टेप चिपकाया था उसे उचाट दिया। तो अब क्या आप देखोगे कि जहां आपने टेप निकाला था उसके आर पार आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा जैसे ग्लास में दिखता है, आर पार बिल्कुल क्लियर। लेकिन जहां जहां आपने टेप नहीं चिपकाया था, जहां जहां ये रिएक्शन हो गई थी, वह पूरी एरिया ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, मतलब उसके आर पार दिखेगा नहीं, ट्रांसलूसेंट। एहसास होगा उधर लाइट है, लेकिन क्या है लाइट, कैसी लाइट, कौन लाइट, कुछ नहीं दिखेगा ही नहीं। आजकल जो घर में खिड़कियां वगैरह बन रही है बेटा, जिसमें नक्काशी फूल पत्ती बनता है, सब इसी मेथड से बनाया जाता है, इचिंग ऑफ ग्लास। तो जिस संपर्क में HF आ जाता है वो ट्रांसलूसेंट एरिया हो जाती है, और बाकी जहां संपर्क में नहीं आता तो जो ग्लास की यूजुअल प्रॉपर्टी थी कि क्लियर कट आर पार दिख रहा था वो आपको दिखता रहेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जहां SRB लिखा था वहां कुछ नहीं चिपकाया, पूरे कांच पे हमने टेप चिपका दिया, तो जो SRB वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, बाकी पूरी कांच आर पार दिखेगी। ये इचिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, बोलो भैया। यस सर। यस सर। तो कंपाउंड्स में इतना बताना था, सिलिका, सिलिकॉन, सिलिकेट। सर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सर शुरू के पैराग्राफ थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कहाँ से बताओ? सर 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट से सर quartz, crystallite and tridymite are some of the crystalline form are interconvertible। हाँ, तो हमने कहा ना कि यह दो कितने रूपों में पाया जा रहा है, तो हमने कहा कि इसके दो रूप होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ SiO यानी अल्टरनेट जो हम लोगों ने बोला है बॉन्ड। तो जब हम इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करते हैं तो जो क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं उसमें क्वार्ट्ज है, क्रिस्टोवेलाइट है, ट्राइडाइमाइट है। और एक और बात क्या है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं बाय अप्लाइंग द सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर, आर इंटर कन्वर्टेबल एट सुटेबल टेम्परेचर। फिर बॉन्डिंग में हम लोगों ने क्या बोला था कि ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क लैटिस है, 8 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें अल्टरनेट SiO-Si बॉन्ड इज प्रेजेंट, बॉन्डेड इन 3 डायमेंशनल मैनर टू फॉर्म टू 4 ऑक्सीजन एटम। तो हमको दिख भी रहा है कि एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से जुड़ी है, 4 से, और जबकि एक ऑक्सीजन कितने से जुड़ा है, सिर्फ 2 सिलिकॉन से जुड़ा है। और 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, इसे हम लोग एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जब तक ये मिलते जाएंगे तब तक ये जुड़ करके फैलता रहेगा। और देखो यहाँ इन्होंने ये लिखा कि 8 मेंबर्ड रिंग आर फाउंड विद अल्टरनेट Si एंड O बॉन्ड ऑक्सीजन एटम। सर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कैसे यूज होंगे?
कौन? सिलिकॉन। सिलिका जेल? जी सर। नहीं, इसकी मैकेनिज्म कुछ है तो आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हम फैक्चुअल पूछे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, भाई जी। हमने कहा कि तुम बताओ, हम कहते हैं H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये तो बोलते हो। ये कैसे काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? अब सिलिका जेल की बात करोगे तो सिलिका जेल ये होता है SiO2.2H2O, ये हमारा सिलिका जेल है। आप कहते हो कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करता है, क्यों करता है? सर ये वाटर को अपने लेकर ले लेगा CaCl2। तो अगर Dot- CaCl2 ले लेगा तो CaF2 क्यों नहीं लेगा और CaBr2 क्यों नहीं लेगा? अगर कहोगे नहीं ये क्लोरीन की प्रॉपर्टी है तो प्रथमता फिर NaCl क्यों नहीं लेगा? ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। वही हम कह रहे हैं कि कुछ चीजें होती हैं बेटा जो फैक्चुअल है, अपने लेवल पे हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। सर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, वाटर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता इसलिए ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये सब कोई एथेंटिक और एक्यूरेट रीजन नहीं। जी भाई हमने कहा कि SiO2 की बात करोगे तो सिलिकॉन के ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पोलराइजिंग पावर या सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो इसके चारों तरफ बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो पोलर वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, जो यूजुअल बोला जाता है, लेकिन ये कोई एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन नहीं है और ऐसा कहीं अपने कोर्स में है भी नहीं। तो हम लोग ये बोल तो सकते हैं, लेकिन और बाकी पूछने के लिए आपको जो पूछो, साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं यार, रीजन तो मिल ही जाएगा। अपने कोर्स में नहीं है, कहीं ना कहीं तो होगा, या आप पूछोगे मैं तलाश करूंगा। ये सर पूछना है। बोलो। सर फ्लोरीन वाला जो टॉपिक है उसमें सर एनसीईआरटी के लाइन में डाउट है सर। बोलो कहाँ डाउट है? फुलिन आ गई सामने। हाँ यस सर, उसमें जो नहीं बोला है कि 2061 एक मिनट यहाँ सर, इसके पहले स्टार्टिंग में 25 वो रिंग जोड़ के बनता है। बोलो यहाँ। यस सर, फ्लोरीन है प्योर। हाँ हाँ ये इट कंटेन 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर्ड। हाँ, इसमें क्या बताया बताओ? समझ आ रहा है सर ये पूरा। अच्छा, फुटबॉल देखा है? यस सर। फुटबॉल का सरफेस देखा होगा तो देखा होगा कि लेदर के छोटे छोटे पीसेज हेक्सागोनल आपस में सिले होते हैं। बोलो। यस सर। भाई कभी कभी वो व्हाइट ब्लैक होते हैं, कभी कभी येलो ब्लैक हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, ऐसे ही होते हैं, और ये आपस में इनकी क्या होती है, ये सिलाई होती है। ये तो देखा होगा ना, सर ये सिलाई होती है, ऐसे सिले होते हैं, और यही सिल करके पूरा ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब फुल्लीन यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब फुल्लीन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर का जो फुटबॉल की तरह है, जब इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर का एग्जामिनेशन किया गया तो इसके सरफेस पे भी उसी तरह के रिंग स्ट्रक्चर मिले, और देखा गया कि जो रिंग स्ट्रक्चर मिले थे उसमें से 20 रिंग मिली थी जो 6 कार्बन की बनी थी, 6 मेंबर्ड थी, और 12 रिंग ऐसी मिली थी जो 5 मेंबर्ड थी। तो 20 रिंग जो मिली थी वो 6 मेंबर्ड थी, और 12 रिंग जो मिली थी वो 5 मेंबर्ड थी। फिर आगे देखा गया कि ये आपस में जुड़ती कैसे है, तो इन्होंने क्या पाया
कि जब पूरा जैसे हमने कहा ना कि लेदर सिल करके पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर फुटबॉल का बन गया, तो इन्होंने क्या पाया कि जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना है उसमें एक 6 मेंबर्ड अगर रिंग है तो पड़ोस में एक दूसरी 6 मेंबर्ड रिंग से जुड़ी ऐसे सिलाई हुई है मान लो, और ये पड़ोस में एक 5 मेंबर रिंग से जुड़ी है, हो सकता है। लेकिन इन्होंने खास बात देखा कि जो 6 मेंबर रिंग है यह 6 मेंबर से भी जुड़ सकती है, 5 मेंबर से भी जुड़ सकती है, दोनों से जुड़ती है। लेकिन 5 मेंबर रिंग कभी 5 मेंबर रिंग से नहीं जुड़ती, हमेशा 5 मेंबर रिंग सिर्फ 6 मेंबर से जुड़ती है, और ये इसी पैटर्न में जुड़ करके इस पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर को बनाती है। यस सर। यही लिखा था। और बस सर। सर वो एरोमेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए सर, एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे आ रहा है इसमें फ्लोरीन में सर। बच्चा आप बताओ, इधर देखो, हमारे पास अगर हम कहें यह एक स्ट्रक्चर है। सर मेरा क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ अच्छा, अब एक मिनट इस बच्चे का कर ले, पूछो पे। यह मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, फुलिन का सरफेस हम लोग बना रहे हैं। अब आप बताओ, किसी एक कार्बन को देखो तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं? 3। तो बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और अगर बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री तो क्या करेगा, पूरे रिंग में घूम रहा है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो। अब लो, चुप हो गया बच्चा। यस सर, समझ गए। हाँ चलो बेटा, एक कोई दूसरा बच्चा पूछा था, बोलो। सर एनसीईआरटी लिखी है कि all the carbon atom are each equal, sorry, all the carbon atom are equal and they are undergo sp2 hybridization। हाँ इसी में तो सबके बॉन्ड लेंथ सेम होंगे? हाँ बिल्कुल सेम होगी जो डबल सिंगल लेंगे दोनों सब? बेटा, डबल सिंगल कहाँ है? सर फुल अगर इसी में आगे अभी पढ़ोगे, इसी में तो एक जगह एनसीईआरटी ने यह भी लिखा है कि एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है तो इसका मतलब सारी के सारी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम होनी सर चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, जबकि जी। आगे इन्होंने कहीं एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसमें सिंगल और इसी डबल का बॉन्ड पाया जाता है, यस सर। और यह समझ के परे है कि ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने। लिखा है सर डिस्टेंस सिंगल बॉन्ड का 43.5 और डबल बॉन्ड का सर देखो ये है 338.53। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वन कार्बन इट इज आल्सो कंटेन्स बोथ, इट इज कंटेन्स बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड विद सीसी डिस्टेंस दिस पीएम एंड दिस पीएम रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब एक बात बताओ, जरा हमको बताओ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 या 1 पीएम? अरे 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर, ऐसे ही था कुछ। यस सर। डबल बॉन्ड 1.34 से 34, ट्रिपल बॉन्ड 21। तो ये बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो 1 पॉइंट दिस है, और जो डबल बॉन्ड है वो दिस है। तो इसकी सिंगल बॉन्ड, इसकी सिंगल बॉन्ड देखो, और इसका डबल बॉन्ड देखो, इसका डबल बॉन्ड देखो। तो जरा बताओ, इनके जो सिंगल और डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो इन दोनों इससे कम लेकिन इससे ज्यादा आ रही है। जी सर। यस सर। तो ये तो मेरे नहीं समझ में आता, फिर इसे अच्छा कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने चेक भी नहीं किया कि किसी हायर बुक में देखें। अदरवाइज जब रेजोनेंस हो रहा है तो आप ये कहते कि सारे बॉन्ड आइडेंटिकल, तो बात समझ में आ रही। लेकिन आप बता रहे हो कि इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा, डबल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है। हाँ, एक इशू आप कर सकते हो,
इस तरह अगर आप बोल रहे हो कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है तो इसका मतलब इसे इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना चाहिए, यस सर, कंडक्टर होना चाहिए। जैसा कि ग्रेफाइट में हम लोग बात करते हैं यस सर। ना। तो चलो इसका रीजन हम तलाशेंगे, कुछ देखेंगे क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, देखेंगे। सर ये डीलोकलाइज तो हो रहा है लेकिन एक रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन कर रहा है, वो ऐसा तो है नहीं कि फूके में दौड़ लगा रहा हो। लेकिन एक बात बताओ, सारे तो ये आपस में, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसके पड़ोस में भी एक स्ट्रक्चर है, इसके पड़ोस में भी एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा सरफेस बना है, तो किसको डीलोकलाइज कराओगे? इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ भी फ्री है। अब तुम बताओ, अगर इस कार्बन की बात करोगे तो इस कार्बन का कंट्रीब्यूशन 3 रिंग में है। भाई जब बेंजीन की बात करते हो तो इंडिपेंडेंट हो गया, मान लो इसका कंट्रीब्यूशन 3 जगह, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ, इस रिंग में भी घूम रहा है, इस रिंग में भी घूम रहा है, इस रिंग में भी घूम रहा है। ग्रेफाइट में हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पूरे सीट के ऊपर, जो ये सीट है इस पूरे सीट के ऊपर डिलोकलाइज होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही वाला है, जिसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है पूरे स्फीयर, जो बाल है, बाल के पूरे सरफेस पे डिलोकलाइज होना चाहिए। तो यह एक चीज है कि इसे दूसरी बुक से, खायर बुक से मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि इन्होंने किस संदर्भ में क्या ये बोल रखा है कि आखिर पंगा क्या है। सर डैंगलिंग बांड समझा दीजिए। हीरे की अंगूठी देखना है? यस। पाने भी हो क्या? नहीं देखें सर। सर उतना पैसा नहीं। ये डायमंड, चलो इसमें से एक टुकड़ा हम लोग काटते हैं और अपने लिए अंगूठी बनाते हैं। देखो जरा, आप बताओ अगर इस टुकड़े को हमने काट के बाहर निकाला है तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि यहाँ जो अंदर वाला कार्बन है ऊपर वाले कार्बन से भी जुड़ा था, ये जो नीचे वाला कार्बन है ये अपने नीचे वाले कार्बन से जुड़ा था। और जब आपने इस पीस को इसमें से कट कर लिया, कट के बाहर करके निकाल लिया, तो ये जो बैलेंसी कट गई इन दोनों के बीच की, यह बैलेंसी कार्बन की इधर भी फ्री हो गई, इसकी फ्री हो गई। तो इसका मतलब इसके सरफेस पे क्या है, फ्री बैलेंसी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इम्प्योरिटीज मिलेंगी उन इम्प्योरिटीज से क्या करेंगे, अपने सरफेस के ऊपर बांड बना करके और सरफेस के ऊपर चिपका लेंगे। इसका मतलब है अगर डायमंड की हम बात करेंगे तो डायमंड अंदर से इम्प्योर नहीं है। डायमंड कहाँ प्योर है? इम्प्योर है सरफेस पे इम्प्योर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी। इन्हीं फ्री वैलेंसीज को नाम देते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। फ्री वैलेंसी प्रेजेंट ऑन द सरफेस इज नोन एज डैंगलिंग बॉन्ड। तो ये तो रिएक्ट भी कर सकते हैं इसके साथ। हाँ सर बेटा, ग्रेफाइट में भी पाया जाएगा, क्या हुआ? ग्रेफाइट में भी पाया जाएगा डैंगलिंग बॉन्ड। क्या डैंगलिंग बॉन्ड? हाँ, कितने भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर करते हो हर जगह पाया जाएगा, जहाँ से कट करोगे वहाँ डैंगलिंग बॉन्ड आ जाएगा। ये ग्रेफाइट प्लेयर, ये ग्रेफाइट प्लेयर यहाँ से कट करोगे तो ये का अंदर वाला कार्बन यहाँ से जहाँ कट करोगे यहाँ सरफेस पे डैंगलिंग बॉन्ड मिल जाएगा तुम्हें। सर इनके पास फ्री वैलेंसी होती तो ये तो रिएक्ट भी करते होंगे ना। लेकिन फ्री वैलेंसी कहाँ है? सरफेस पे। सरफेस पर। सरफेस पे। तो वही तो कह रहे हैं कि सरफेस पे ये बांड बना लेंगे, जो इनसे इंप्योरिटी मिलती है इसके साथ बांड बना लेंगे, लेकिन केवल सरफेस पे। और जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बांड बना लेगा कार्बन, वो कार्बन ऑलरेडी पीछे कार्बन से जुड़ा है, ये फ्री कार्बन नहीं है, इसकी वैलेंसी ऊपर फ्री है, इसने सरफेस पे बांड बना लिया इंप्योरिटीज के साथ, लेकिन ऑलरेडी ये पीछे कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन आगे कार्बन से जुड़े हैं और ये आगे पीछे और कार्बन से जुड़े हैं। तो इस कार्बन के पास सिर्फ उतने ही, अगर एक वैलेंसी इसकी फ्री है तो सिर्फ यह वैलेंसी के साथ कोई चीज बाइंड कर सकता है, बाकी वैलेंसी ऑलरेडी इसकी एंगेज।
तो इसीलिए तो आपने सुना भी होगा कि कहा जाता है कि अगर आपका डायमंड की अंगूठी है तो उसको मुंह में न डालो, जहर होता है। हो सकता है कुछ बच्चों ने सुना हो ये बात। यस सर, सुना है। सर वो जहर वार कुछ नहीं होता है, इस इम्प्योरिटी के कारण बोला जाता है। ओ और नहीं तो केमिकली लीस्ट रिएक्टिव है। इसके अलावा हर बैलेंस इतना टाइटली बधी है कि बांड बनाने के लिए फ्री नहीं। क्यों? सीसी बांड लेंथ बहुत स्ट्रांग होता है, कैटनेशन सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब इसकी बांड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? बहुत ज्यादा होती है। तो जो बैलेंसी फ्री है सिर्फ वो बैलेंसी अपने किसी से बांड बना सकती है। ऑलरेडी जो एंगेज बैलेंसी है उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि नया बांड तब तो बनेगा जब इससे मजबूत बांड कोई बने। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डायमंड क्या है? केमिकली लीस्ट रिएक्टिव होता है। हाँ, फ्री बैलेंसी जरूर बांड बना सकते हैं। सर, और ग्रेफाइट थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल क्यों मानते हैं? हम मान लेते हैं बेटा कि इसका स्टैंडर्ड हीट आप, जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि फ्लोरीन का बताओ इलेक्ट्रोनिटी चार्ज कैसे होती है, तो फैक्ट है ना ये तो। हाँ, तो पाउलिंग ने क्या मान लिया था कि उसकी इलेक्ट्रोनिटी चार्ज होती है, एक पैरामीटर बना लिया उसको। वैसे ग्रेफाइट को हम बोलते हैं कि थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल है एंड इट्स स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज टेकन एज जीरो। टेकन एज जीरो होती नहीं है। और अब इसको मैंने पैरामीटर बना लिया, इससे हम दूसरों को कंपेयर करते हैं, कोई इससे ज्यादा और कोई इससे कम। सर तो ग्रेफाइट डायमंड और फ्लोरीन तीनों को दिया हुआ है ना सर, तो वो अरेंज करने आ सकता है क्या थर्मल स्टेबिलिटी के बेसिस पे? क्या क्या क्या? आपने जो ऑरेंज कलर से एनसीईआरटी में अंडरलाइन किया है ना। नहीं, ये हमने सिर्फ इसलिए कर दिया कि बेटा चूंकि इसका जिक्र एनसीईआरटी ने किया है तो ग्रेफाइट के लिए तो हमने बोल दिया कि टेकन है जीरो। देखो इन्होंने लिखा भी है कि जीरो तो हो ही नहीं सकता, अगर बांड बना है तो जीरो कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया कि इस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन टेकन है जीरो। जीरो ले लेते हैं, मान लेते हैं थर्मोडायनामिकली सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यस आप सर, इससे तो तुलना करते हैं। आप देखो जब हमने फ्लोरीन बनाया तब क्या था और डायमंड बनाया था, तो हमने इसलिए अंडरलाइन करवा दिया था कि कम से कम ये वैल्यू एक दिमाग में आइडिया रहे कि कल को अगर एनसीईआरटी ने दिया ही है तो अगर ये अंडरलाइन रहेगा तो दिमाग में एक आइडिया रहेगी कि हाँ यार, औरों को जब इससे कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है क्या, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इससे ज्यादा है, इससे कम है। ये सर तो थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी और हीट ऑफ फॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है। अरे बिल्कुल होता है यार, जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सर तो अभी इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा ग्रेफाइट हो जाएगा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, उसके बाद डायमंड, देन फ्लोरीन। आप शायद पूरी बात सुन नहीं रही है। हमने क्या कहा? हमने कहा इट्स स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन टेकन है जीरो। होता नहीं है, टेकन एज जीरो। सर कंसीडर्ड किया है। यस। सर लेकिन तो क्वेश्चन उसके पूछा कंपेयर में तो नेगेटिव होना चाहिए फिर डायमंड और फ्लोरीन का। भाई एक बात सुनो, हमने ले लिया कि ग्रेफाइट क्या है? जीरो। ठीक। अब किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर इससे ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन इससे कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट से ज्यादा होगा तो इसका मतलब मोर एक्सोथर्मिक है। तो अगर इसको आपने जीरो लिया है और इससे ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो उसे क्या ले लेंगे? नेगेटिव। और ज्यादा एनर्जी निकल गई। और किसी का इससे कम होगा तो इसका मतलब क्या है? इसके तुलना में क्या लेंगे? भाई जीरो आपने लिया है ना, तो अब जीरो सर के समझ ऊपर गए। पैरामीटर लोगे ना कि कम और ज्यादा। तो अगर किसी का इससे कम होगा इसका मतलब है इसके केस में ज्यादा एनर्जी निकली थी, फिर भी आपने जीरो लिया है। और जिसका इससे कम होगा तो इसका मतलब उसके केस में कम एनर्जी निकली, तो वो वैल्यू क्या ले लोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ गए। समझ गए। और बताओ। सर लेकिन क्वेश्चन तो पूछा है मोस्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल अरेंज करने के लिए, तो हम लोग यही ऑर्डर बनाते हैं लगभग। नहीं, कहाँ पूछा गया बेटा? हमको भी एक बार व्हाट्सएप कर दो। टेस्ट में भी क्वेश्चन सर ऐसे लिख सकते हैं ना, ग्रेफाइट फिर डायमंड फिर फ्लोरीन। ग्रेफाइट फिर हाँ, डायमंड। अगर वैल्यू पूछी गई तो देखो ना तुम्हारे पास इसका मतलब क्या है। देखो इन दोनों के लिए वैल्यू क्या दी गई है, देखो जरा ध्यान से। वैल्यूज फॉर द डायमंड एंड फ्लोरीन। डायमंड के लिए वैल्यू ये है, फ्लोरीन के लिए वैल्यू ये है।
बोलो। यस सर, यस सर। अरे यार हमको लग रहा मिटा के तब अंडरलाइन करे, तो दिखे नहीं रहा होगा तुमको। ये सर दिख रहा है। ये देखो, ये डायमंड एंड फुल्लीन, डायमंड के लिए वैल्यू ये, फुल्लीन के लिए वैल्यू ये। अब जरा बताओ ग्रेफाइट क्या है, 0, और इस 0 की तुलना में ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव दी गई। इसका मतलब जब डायमंड बना था तो एनर्जी निकली थी 1.9, इसका मतलब इसके तुलना में कम निकली, प्लस में है वैल्यू। और जब फुल्लीन भी ना मिला था तो एनर्जी क्या है, 38। किलोजूल पर अब मोल। तुम बताओ इसे हमने लिया है 0, अगर इससे ज्यादा वैल्यू किसी की निकलती तो यहाँ क्या आती वैल्यू, -x, -y, -z। अगर इससे कम निकल रही है तो प्लस ये है, प्लस ये है। अब तुम जरा बताओ अगर ये डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो इन दोनों में, अब इसको छोड़ो, पहले इन दोनों को कंपेयर करो, किसके केस में एनर्जी ज्यादा बाहर निकली। डायमंड की केस। बोलो। नहीं, एक बच्ची कुछ बोल रही, उसकी आवाज कट रही थी। हाँ बोलो। सर उस बच्चे का आवाज कटी, कोई दूसरा बोले। हाँ हाँ बोलो बच्चा। सर क्वेश्चन सर- रिपीट कर दीजिए। सर डायमंड की केस में ज्यादा निकलेगी ना? हाँ रुको, पहले पहले फिर से बहुत बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से सुनो। यह ग्रेफाइट है और इसके लिए ये लाइन है, मान ली गई है 0, ये 0। अब तुम बताओ, हमने एक एलोट्रॉप बनाया, हमें पता नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ लिया, हमने एक एलोट्रॉप बनाया एक्स, एक एलोट्रॉप बनाया वाई, एक एलोट्रॉप बनाया जेड, और इन तीनों एलोट्रॉप को जब हमने बनाया तो निकलने वाली एनर्जी ग्रेफाइट से ज्यादा निकली। अगर ग्रेफाइट से ज्यादा निकली तो बताओ ग्रेफाइट की तुलना में मोर एंड मोर नेगेटिव या लेस एंड लेस नेगेटिव? मोर एंड मोर नेगेटिव। मोर एंड मोर नेगेटिव। बोलो। यस सर। यस सर। इसका मतलब है ग्रेफाइट की तुलना में ये माइनस, ये और माइनस, ये और माइनस। अब आगे आओ, हमने डायमंड बनाया और हमने फुल्लीन बनाया, इनके केस में ग्रेफाइट से कम एनर्जी निकली, इसके केस में ग्रेफाइट से कम एनर्जी निकली। तो अब बताओ ग्रेफाइट की जितनी भी निकली होगी उससे तुमने लिया है 0, तो अगर ग्रेफाइट से कम निकली इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। भाई जब ग्रेफाइट से ज्यादा निकली वैल्यू निगेटिव, तो ग्रेफाइट से कम निकली तो ग्रेफाइट के तुलना में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। हाँ। और इसके केस में और कम निकली, इसका मतलब क्या हुआ, और पॉजिटिव। और ज्यादा पॉजिटिव। यस सर। तो इसका मतलब डायमंड और फुल्लीन को अगर कंपेयर करो तो किसके केस में, अब इसको ग्रेफाइट को बोलूंगा, अब डायमंड और फुल्लीन को कंपेयर करो, किसके केस में एनर्जी ज्यादा निकली है, डायमंड। डायमंड डायमंड। मतलब डायमंड की स्टेबिलिटी ज्यादा, फुल्लीन की स्टेबिलिटी कम। हम्म। और ग्रेफाइट की इन दोनों से ज्यादा निकली है, जिसका मतलब ग्रेफाइट ग्रेफाइट सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का। और बताओ। सर इसको ऐसा समझ ले कि ग्रेफाइट के कंपेरिजन में हमको इतनी एनर्जी इसको देनी ही पड़ रही है। ये बेटा तुम्हारे समझने की, ये तो तुम लोग पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं। हाँ तुम बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो कि ग्रेफाइट के तुलना में हमें डायमंड और फुल्लीन को इतनी एनर्जी देनी पड़ी, निकली नहीं, देनी पड़ी, बिल्कुल वही बात है, पॉजिटिव है हो जा रहा ना। Yes. भाई निकलती तो निगेटिव और कम निकली तो इसका मतलब पॉजिटिव, ज्यादा निकली तो मोर निगेटिव, कम निकली तो पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। और बताओ। लेकिन सर प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है ना, मतलब वो तो हमने सिर्फ पैरामीटर लिया हुआ है। हमने कहा जब कोई आप पैरामीटर ले लेते हो तो ये इससे कोई मतलब नहीं होता कि नहीं। हमने कहा फ्लोरीन का अगर 5 ले लिया गया होता तो इससे मतलब थोड़ी ना था यार। ठीक है। 1 मीटर एक लंबाई ले ली गई, अगर वो उससे ज्यादा जब स्टैंडर्ड बनाया गया उससे ज्यादा लिया गया होता तो आज क्या फर्क पड़ता, उससे ज्यादा हो सकती थी। हाँ मैम। सर ये बताइए, जो 20 तारीख को नीट मॉडल होना है, हाँ उसमें ये बताइए जो रैपिड फायर लगेगा केमिस्ट्री का, हाँ उसमें आपका कौन सा ग्रुप होगा, किसका
अच्छा, वो अभी डिसाइड हो रहा है। ऑर्गेनिक आ रहा है वो, डीपी और स्वप्न, डीपी और अंकित। डीपी, हाँ दोनों। नहीं और डालना हो तो उसमें विजय बहादुर सर को डाल दीजिए। नहीं, मालिक कौन? हाँ, नहीं हमको लग रहा है विजय सर होंगे ना, विजय सर का भी डाल दो यार, सही है, कम से कम 3 लोग चालू करवाएं, विजय सर का भी डाल दो। हाँ हाँ, 2 लोग फिजिकल करवा लेंगे और डीपी ऑर्गेनिक करवा लेंगे। हाँ ठीक है यार। मिश्रा सर अभी कोचिंग में बैठे हैं क्या? अच्छा, चलो ओके। हाँ मैं चालू, बोलो। सर अब ये जो कार्बन फैमिली ना, इसके ट्रेंड्स एक बार पूछ लीजिए, आप हम लोग बता दें। कौन सा ट्रेंड बताओ? सर इसमें जो भी ट्रेंड्स होते हैं। पीरियाडिक। जी जी जी। हाँ सर। तुम लोग को लगता है उसमें कोई गड़बड़ कर गया? चलो पूछ लेते हैं। फिर भी सर 9 पूछनी थी हमें आपसे। हाँ बोलो। थोड़ा ऊपर करिए सर, एनसीईआरटी की है कहानी ये ऐसे एक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में। हाँ सर यहाँ पे लिखा हुआ है PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ सर रीजन बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लिखना है इसका मतलब। हमको लग रहा है इसको हमने बोरान फैमिली नहीं थे क्या? सर आपने बस ये बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह हाँ से, सर, मतलब वो नहीं आ रही थी क्या लिखा है इसमें। वहाँ पर TLI3 का बताया था। तो बात तो वही है, पीवी का सबसे उसमें भी ज्यादा। वही रीजन आएगा ना? यस सर, इनर्ट पेयर पे। नहीं ऐसे सुनो, पीवी का सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? +2। पीवी +2 और यहाँ पीवी कितने में? +4 में। +4 है। यस सर। तो मैं बताऊँ, अगर इसका +2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, +4 में दिया गया, तो +4 से कहाँ जाएगा? +2 में। +2 इसका हुआ क्या? में रिडक्शन, जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग। एजेंट। अपने ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस सर। यस सर। आगे I- Br- Cl-, ये अपने ग्रुप के सबसे जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो। यस सर। आप बताओ, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों एक साथ नहीं पाएगा, नहीं रह सकते, ब्रेक हो जाए। यस सर। सर लाइन समझा दीजिए एनसीईआरटी की जो लिखी हुई है यहाँ पर। उन्होंने फ्रेम किया है, यही तो ठीक है सर। समझ लो, ये भी वही बात है, बस हम लोगों ने इसको सीधे बोल दिया, ये इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। हाँ, 62। समझ गए सर, ठीक है। PbI4 does not exist because अब ये कह रहे हैं कि पी बॉन्ड इनिशियली फॉर्म्ड। हम आई से अभी बॉन्ड बनाए तो हमने क्या बोला था कि कोई भी एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाता है जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 आयोडीन इससे जुड़ गए, तो जब 2 बॉन्ड बना होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक, यहाँ कुछ एनर्जी निकली होगी। लेकिन लेड के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी और एफ के कारण इतना ज्यादा होता है कि जो एनर्जी ये निकली, वह एनर्जी इस s इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आगे नहीं ले जा सकती, और जब तक ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक फर्दर बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं है। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं पी बॉन्ड इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज एनफ एनर्जी टू अनपेयर द 6s इलेक्ट्रॉन एंड एक्साइट 1,
हायरार्किकल में, और जब तक 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक बॉन्ड का फॉर्मेशन यही पीरियड पे इफेक्ट भी करता है। यस सर, समझ गए। चलो और बताओ। सर आगे आपकी क्लास लगेगी ना? हाँ मंडे को लगेगी ना सर आपकी क्लास? सर तो कार्बन फैमिली प्लीज सर कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, अभी ये जहाँ पहुंचा है इसको इसी कंटिन्यूएशन में चलेंगे, हाँ सर ठीक है। इसी कंटिन्यूएशन चलेंगे। चलो फुलिन वाला और सिंगल डबल बॉन्ड वाला एक बार हम देखेंगे कि दूसरी किताबों में कि आखिर ये इन्होंने ऐसा दे किस भी आप पे दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें भी कई जगह दी है ना, कहीं दिया कुछ कहीं कुछ और दिया है। अभी एक जगह किसी बच्चे ने पूछा था कि पार्शियल वो दिया है पार्शियली हाइड्रोलाइज, तो ऐसे तो कई पंगेबाजी है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अरे यार मेरे चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया। तो चलिए ठीक है बच्चा, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर। मंडे को क्या थैंक यू सर। पढ़ाएंगे? नहीं, मंडे को अगर आप कहोगे तो मैं इसको शुरू से, जैसे यूजुअली चैप्टर्स मैंने बोरान पढ़ाया सर ऐसे सर ही। आप बोरो, हाँ ये सब बोरॉन के जहाँ से कार्बन मतलब पूरा सर इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन फैमिली से। यस 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 यस। यस सर। एक दिन में हो जाएगा ना सर वो तो? नहीं थोड़ा सा ये सर नहीं होगा। अगर हमें हर पॉइंट बोलते हुए चलना है, बोलते लिखते चलना है, तो आप लिखो या ना लिखो, लेकिन अगर सारा पॉइंट हमें बोलना लिखना पड़ेगा तो टाइम तो लगेगा मुझे ना लिखने में। माना कि उसमें से आपको 80% 90% चीजें पता है, लेकिन जब मैं पूरा लिखूंगा बोलूंगा जी सर। तब तो थैंक यू कॉल हो सर। जाएंगे। टाइम लगेगा ही बच्चा। यस सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। हाँ चलो हम लोग शुरू करेंगे, फिर जैसा भी होगा आप बताना, उस हिसाब से मॉडिफाई करिए। ठीक है बच्चा, ओके, ठीक, थैंक यू। बाय।